हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एनर्जी कंजर्वेशन की पहली यूनिट हमने ख़त्म कर ली थी और आज से हम एनर्जी कंजर्वेशन की जो सेकंड यूनिट है इसको स्टार्ट करेंगे। देखिए, इस लैंग्वेज जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा है और एक तरह से आपको ऐसा लगेगा कि जैसे हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन अब सिलेबस इसी तरह का है तो उसी तरह से आपको पढ़ना भी पड़ेगा। तो इसमें जो है वो छोटे छोटे क्वेश्चंस भी बनते हैं इससे। आपको ईयर्स भी याद करने पड़ सकते हैं कि किस सन में क्या हुआ था। और इस चैप्टर में आपको सबसे अच्छी एक चीज़ मिलेगी जो आप अपने घरों में अप्लायंसेस देखते हैं कि जिसमें कि 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार रेटिंग दी होती है। तो उस रेटिंग के बारे में भी आप डिटेल में जान पाएंगे। तो मैंने बताया है पहले भी, ये चैप्टर जो है आपका डेली लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है, तो इसलिए इंटरेस्टिंग है। आप इसको देखें तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ज़रूरी नहीं है उतना लंबा पेपर में लिखें, लेकिन जब तैयार करेंगे आप 100% तैयार करेंगे तभी जाकर के पेपर में आप 60-50% जो याद आएगा वो लिख पाएंगे। तो देखिए, देखते हैं ऊर्जा संरक्षण तथा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001, ये हमारे चैप्टर का नाम है। एनर्जी कंजर्वेशन एंड एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट। तो एनर्जी कंजर्वेशन जो है वो पिछले चैप्टर में हमने एक डेफिनेशन बस छोटी सी पढ़ी थी, बाकी उसमें नहीं पढ़ा था। तो हम इसमें यही चीजें जो है डिटेल में देखेंगे। और जो आज के वीडियो का टॉपिक है हमारा वो है ऊर्जा प्रबंधन एवं लक्ष्य, एनर्जी मैनेजमेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो एनर्जी मैनेजमेंट क्या होता है वो चीज, और कैसे उसको हासिल किया जा सकता है, किस तरह के ऊर्जा प्रबंधक कौन होता है, ऊर्जा प्रबंध करने वाला दल कौन सा होता है, क्या उसकी जिम्मेदारी होती हैं, क्या उसके कर्तव्य होते हैं, है ना, उसके सिद्धांत और कार्यनीति क्या होनी चाहिए, क्या आवश्यकता है, ये सारी चीजें इसके अंदर देखेंगे। पेपर में ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है 5 नंबर में, तो इसलिए आप इसे हेडिंग्स कम से कम ढंग से तैयार कर लें। फिर उसके अंदर आप जो है वो पॉइंट वाइज लिखें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे टाइप क्वेश्चन मत लिखिएगा पेपर में। हेडिंग डाल के दो दो तीन तीन चार चार पॉइंट्स जो है उसके अंदर डाल दीजिएगा शॉर्ट में। यहाँ पर भी देखिए पेज काफी हैं इसमें लिखने में, क्योंकि पॉइंट वाइज लिखा गया है तो इसलिए लाइनें ज्यादा लग जाती हैं उसमें लिखने में, तो वैसे लंबा नहीं है आर्टिकल। देखिए, ऊर्जा प्रबंधन का जो अर्थ है, अधिकतम फायदे के लिए ऊर्जा का प्रभावी ढंग से उपयोग करना है। मतलब ऊर्जा ऐसा नहीं है कि आपको एक खाना बनाना है बस, तो उसके लिए आपने खूब लंबी चौड़ी आग जला ली, खूब सारी लकड़ियां जला ली और उसमें आपने केवल जो है वो एक दो रोटी सेकी। ऐसे ही ऊर्जा यूज करनी है कि आपका काम भी निकल जाए और ऊर्जा की कम से कम खपत हो। क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि ऊर्जाओं के स्रोत जो हैं वो बिल्कुल लिमिटेड हैं। तो अगर आप जो है वो कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं, वो वही काम अगर कम ऊर्जा से हो सकता है तो हम उसको कहेंगे कि हाँ भाई, हमने एनर्जी कंजर्वेशन किया, यानी कि एनर्जी मैनेजमेंट किया है। कारोबार, संगठनों और घरों में ऊर्जा की बचत से संबंधित यह शब्द प्रयोग में आता है। उदाहरण के लिए, 1 बूंद प्रति सेकंड की दर से तेल का मतलब 2000 लीटर प्रति वर्ष की हानि है। मतलब कहने का यह है कि अगर एक एक बूंद तेल जो है वो 1 सेकंड में वेस्ट करते रहे हम, तो इसका मतलब एक साल में 2000 लीटर जो है तेल आपका वेस्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है वेस्टेज को बचाना है। काम तो करना है, ऐसा नहीं है कि काम ना करें, काम नहीं करेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा। काम करना है लेकिन उसको कम ऊर्जा की हेल्प से करना है। ऊर्जा प्रबंधन के अंतर्गत कार्यनीति निर्देशन और प्रदाय नियंत्रण ऊर्जा खपत के निविष्ट निर्गत अनुपात, अधिकतम उत्पादकता और न्यूनतम ऊर्जा मूल्य हेतु आती है। तो ये कुछ इसमें चीजें हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए, ऊर्जा प्रबंधन के जो लक्ष्य हैं वो क्या होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट, उत्पादन और गुणवत्ता को प्रभावित करे बिना बिना ऊर्जा मूल्य की बर्बादी के न्यूनतम करना। ठीक है ना, मतलब गुणवत्ता भी प्रभावित ना हो, उत्पादन भी प्रभावित ना हो, और ऊर्जा मूल्य की बर्बादी की को न्यूनतम करना। ऊर्जा जो है वो आपकी कम से कम जो है वो वेस्ट हो। पर्यावरण के प्रभाव और परिवर्तन को न्यूनतम करना। जब आप कंट्रोल कर लेंगे एनर्जी तो उस केस में पर्यावरण पे भी कम प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आपकी एनर्जी तो काम करने में लग जाएगी ज्यादा से ज्यादा, तो पर्यावरण में ज्यादा जाएगी नहीं तो उसको नुकसान भी नहीं पहुंचाएगी। नुकसान जितने हैं वो हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ऊर्जा निर्गत यानी कि आउटपुट प्रति इकाई की आवश्यकता को कम करना। तो जो ऊर्जा निर्गत, जो प्रति इकाई के लिए ऊर्जा जा रही है, उसकी आवश्यकता को कम करना। कैसे भी कम कर सकते हैं आप। सभी विधियों संगठनों में कठिनाई से प्राप्त होने वाली ऊर्जा का
यथासंभव सर्वोत्तम उपयोग करना, मतलब बेस्ट यूज करें। तो जाकर के जो है वो, अब जैसे केवल लकड़ी जला दी आपने और उसके बाद ऊपर से उसके आपने कोई ट्राइपॉड स्टैंड लगा के बर्तन रख दिया, बजाय इसके अगर आप चूल्हा बनाएंगे तो चूल्हे में क्या होता है, दीवारें होती हैं इधर उधर थोड़ी थोड़ी, तो आपकी एनर्जी कंसंट्रेट होकर के फिर बर्तन पे जाती है, तो आपको कम लकड़ियां यूज करनी पड़ेंगी। तो इस तरह से ये मैनेजमेंट होता है। मांग की आवश्यकता अनुसार लघु मध्यम और लंबी अवधि की योजना को स्थापित करना, कि मतलब इससे भी जो है एनर्जी जो है बच जाती है। बाकी डिटेलिंग आपको ज्यादा इसमें नहीं देखनी है, बस आप पॉइंट्स थोड़े दिमाग में रखिएगा। अब बात आती है ऊर्जा नीति एवं उद्देश्य। ऊर्जा नीति सफल ऊर्जा प्रबंधन को आधार प्रदान करती है। यह एक व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लक्ष्यों का कथन होती है। सॉरी। ऊर्जा नीति ऊर्जा प्रबंधकों के लिए मार्गदर्शन का क्या कार्य करती है, कि ये बताती है कि हाँ भाई इस तरीके से करके जो है आप एनर्जी को बचा सकते हैं। अब इसमें जो है वो इसका उद्देश्य क्या है, सभी योजनाओं और लक्ष्यों को सूचित करना, सभी योजनाओं को उपयोग करने की क्षमता को बढ़ाना। उसके बाद देखिए किस क्रिया प्रौद्योगिकी और उपकरणों को उत्कृष्ट करना, फैक्ट्री की योजना व्यवस्थित करना, सभी कर्मचारियों की भागीदारी पूरे समय बनाए रखने के लिए छोटे छोटे समूहों को क्रियाशील करना। मतलब कहने का मतलब यह है कि 10 लोगों पे एक आदमी सुपरवाइजर रख दिया, हर फिर अगले 10 आदमियों पे एक एक सुपरवाइजर रख दिया, तो इस तरह से वो सुपरवाइजर अपनी टीम को चेक करते रहेंगे। आपको केवल सुपरवाइजर से बात करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कंपनी में 100 आदमी हैं तो आपने उन पे 10-10 पे एक एक सुपरवाइजर रख दिया, तो आप बस एक दिन के लास्ट में 10 सुपरवाइजरों की मीटिंग बुला लें, उनसे बात कर लें कि हाँ भाई तुम्हारी टीम ने क्या किया, तुम्हारी टीम ने क्या किया, तो आपको 100 लोगों को नहीं देखना पड़ेगा। तो ये इस तरह से जो है वो छोटे छोटे समूहों को क्रियाशील किया जा सकता है। अब इसके बाद आता है ऊर्जा प्रबंधन दल के कार्य एवं कर्तव्य। क्या क्या इनके कार्य होते हैं और क्या कर्तव्य होते हैं, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। ऊर्जा प्रबंधन दल के कार्य और कर्तव्य निम्नलिखित हैं। ऊर्जा प्रबंधन की योजनाओं को क्रियान्वित करना, ये काम है। जो योजनाएं होती हैं उनको क्रियान्वयन करना। ऊर्जा हानि को पहचानना कि कहाँ कहाँ पे ऊर्जा की हानि हो रही है, उसको इंडिकेट करना। ऊर्जा संरक्षण माप द्वारा बचत का मूल्यांकन करना, मतलब कहने का यह है कि जो ऊर्जा संरक्षण की माप द्वारा की मेजरमेंट लेकर के आप जो है वो देखेंगे कि हाँ भाई कितना यूज होता था पहले, कितना अब बचत हो रही है। संगठन के दूसरे कर्मचारियों को ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूक बनाना और उन्हें ऊर्जा संरक्षण में शामिल करना। फिर इसके बाद ऊर्जा योजनाओं की देखभाल करना, जो कि संगठन का एक भाग है। जो योजनाएं चल रही हैं उनको भी देखभाल करना उनकी, कि सही चल रही हैं कि नहीं, और संगठन के सभी भागों को एकीकृत करना। ये इनके कार्य होते हैं, नीति और उद्देश्य होते हैं मतलब। अब इसके बाद ऊर्जा प्रबंधक की जिम्मेदारियां और कर्तव्य क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज क्या हैं। तो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम जो आपका बनाया गया था 2001 के अंतर्गत नियुक्त, उसमें बताया गया था कि ऊर्जा प्रबंधक नियुक्त किया जाएगा, एक एनर्जी मैनेजर नियुक्त किया जाएगा। तो उस केस में जो ऊर्जा प्रबंधक और उसके दल की जिम्मेदारियां क्या क्या होंगी, वो सारी की सारी देख लेते हैं। पहला ये है कि नियंत्रण और कम ऊर्जा लागत के लिए वार्षिक क्रियाशील योजना बनाना, जिसमें वित्तीय पूंजी निवेशन की विस्तृत जानकारी हो। पूरे साल का जो है वो उसको एक योजना प्लान बनाना पड़ेगा, जिससे कि वो ऊर्जा नियंत्रण हो सके और कम ऊर्जा लग पाए। प्रबंधन की आज्ञा से संगठन द्वारा ऊर्जा संरक्षण इकाइयों को स्थापित करना। ऊर्जा मूल्य कम करने के लिए योजना को बताना, लागू करना और प्रबंधन को विवरण देना। ये सब ऊर्जा प्रबंधक जो एनर्जी मैनेजर बनाया जाएगा उसकी जिम्मेदारियां होंगी। उपकरणों की दक्षता की जांच करना और मानक एवं ऊर्जा दक्ष उपकरणों से उसकी तुलना करना। टाइम टाइम पे जो है, जैसे मशीनें भी धीरे धीरे जो है वो एनर्जी ज्यादा कंज्यूम करने लगती हैं। जैसे आप देखें गाड़ी होती है, सर्विसिंग ना कराएं तो उसके इसमें उसका माइलेज वाइलेज सब गड़बड़ होने लगता है। तो सेम ऐसे ही जांच करना टाइम टाइम पे, और फिर उसके बाद उनको उनके सही कराना या सर्विस कराना। उपकरणों से लगे भार को जांचना, सभी कर्मचारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण देना, और ऊर्जा लेखा परीक्षण करने के लिए बाहरी सरकार विभाग की तुलना। फिर ऊर्जा प्रबंधक के कर्तव्य क्या हैं, जो एनर्जी मैनेजर बनाया जाएगा उसके कर्तव्य क्या क्या होते हैं, तो उसके निम्नलिखित कर्तव्य होते हैं।
ऊर्जा लेखा परीक्षा करने वाले लेखा परीक्षक के साथ सहयोग करना चाहिए। ऑडिट होता है, एनर्जी ऑडिट होता है, उसके बारे में भी आएगा आगे आपके पास। तो एनर्जी ऑडिट करने जो आएगा उसके साथ सहयोग करना चाहिए कि हाँ भाई, वो जो जो डेटा मांगे आपको प्रोवाइड करना चाहिए। मांगी गई जानकारियां अधिनियम के तहत बीईई को समय पर देनी चाहिए। बीईई इसके बारे में डिटेल में भी हम आगे आएगा इस चैप्टर में। ऊर्जा दक्ष और वित्तीय व्यवहार साक्ष्य योजना को बताना चाहिए। फिर ऊर्जा संरक्षण की सामान्य प्रवृत्ति का विश्लेषण करके एकत्रित सूचनाओं को रिकॉर्ड करने की अच्छी व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए। मतलब कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे उनको, फाइल बनाना, ये सब करना, या डिजिटली स्टोर करेंगे, ये सब चीजें करनी चाहिए। मान्यता प्राप्त लेखा परीक्षक यानी कि ऑडिटर द्वारा दी गई अनुशंसा पर की गई कार्रवाई और ऊर्जा खपत की जानकारी ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी यानी कि बीईई, जिसकी बात अभी आई थी, एवं राज्य स्तरीय नामित संस्था को निर्धारित सूची में भरकर भेजना चाहिए। मतलब कहने का यह है कि ऑडिटर ने जो आपकी कंपनी को या बताया है कि हाँ भाई, ये कमियां हैं या इनको दूर करिए या इसमें क्या है, तो ये चीज जो है वो जो फॉर्मेट होता है उसमें भर करके बीईई एवं राज्य स्तरीय नामित संस्था को निर्धारित सूची में भरकर ये भेजना चाहिए। मतलब जो जानकारी मांगी गई है या जो आपके पास डेटा है वो उसको मांगे जाने पर या ऑडिटर द्वारा जो अनुशंसा की गई है, जो रिकमेंड किया गया है चीजें, उसको ये निर्धारित सूची में भरकर अवेलेबल कराना चाहिए। अब आता है ऊर्जा प्रबंधन के सिद्धांत क्या होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट। तो ऊर्जा प्रबंधन के सिद्धांत जो है वो देखिए निम्नलिखित हैं। ऊर्जा का उपयोग उसकी अधिकतम ऊर्जा क्षमता तक किया जाना, सभी प्रकार की ऊर्जा आवश्यकता के अनुसार संभव न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध होना, अधिकतम उचित प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, मतलब टेक्नोलॉजी ढंग से यूज करी जाए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करी जाए, कोई चेंजेस आ रहे हैं तो उनको अडॉप्ट किया जाए ताकि एनर्जी जो है वो कम से कम खर्च हो पाए। हानियों को कम करना, जो लॉसेस होते हैं उनको कम करना, और अपशिष्ट ऊष्मा पुनः प्राप्ति द्वारा ऊर्जा का पुनः चक्रण और पुनः प्राप्ति करना। जैसे मान लिया सपोज करिए किसी चीज में, जैसे आपने चूल्हे पे खाना बनाया और पता लगा लकड़ी जो है जल करके कोयला बन गई, तो आप कोयले को भी दोबारा से यूज कर सकते हैं अंगीठी में और किस तरह। तो कहने का मतलब यह है कि उस जो अपशिष्ट जो बनी है एनर्जी, उसको जो है वो दोबारा से आप रीयूज करें ताकि और अच्छा से अच्छा उसका यूज हो पाए। उसको मतलब तभी छोड़ें जब वो कुछ काम की ना रहे। जैसे आपने गांव में देखा होगा, जो राख भी बचती है कोयला जलाने के बाद, उससे भी बर्तन वर्तन मांजने का काम ले लिया जाता है। अब आता है ऊर्जा प्रबंधन की कार्यनीति के विभिन्न चरण क्या होते हैं। तो उसमें निम्नलिखित चरण होते हैं। देखिए, आवश्यक तकनीकी और उपकरण की पहचान करना, आवश्यक स्रोतों पर विचार विमर्श कर परिणाम करना, मानव शक्ति, मशीन और तकनीकी जैसे संसाधनों का प्रबंधन करना, कहाँ पर मशीन काम आ रही है, कहाँ पर आदमी काम सही कर पाएगा। ठीक है ना, पता लगा आदमी आराम से कर सकता है वो काम, उसके लिए हम बहुत बड़ी मशीन लगाए हुए हैं जो कि एनर्जी को बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रही है। क्रियाओं का मूल्यांकन और वापसी दर का आकलन करना, नई प्रक्रिया, नई तकनीकी और नई मशीनों का कार्यान्वयन करना, प्रयासों और गतिविधियों का पुनः मूल्यांकन करना। मान लिया आपने सोचा कि आदमी की जगह मशीन लगा दें, तो और बस आपने मशीन खरीद के लगा दी उसमें, आप उसमें 1 महीने बाद या 1 साल बाद देखो भी कि उससे आपका एनर्जी मतलब बची है, आपका फायदा हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस चीज के लिए उसका पुनः मूल्यांकन करना, वार्षिक पुनः परीक्षण करना, ईयरली भी इसको दोबारा से देखना है कि आपका पिछले साल में इतनी मतलब प्रॉफिट मिला था, इस साल इतना प्रॉफिट मिला है, तो हमने जो काम किए वो सही काम किए हैं या नहीं कह रहे हैं, ये सब चीजें भी इसमें देखना चाहिए। उसके बाद ऊर्जा प्रबंधन की आवश्यकता क्या है। आवश्यकता तो बहुत ज्यादा है क्योंकि एनर्जी को हमें बचाना है। तो आवश्यकता के निम्नलिखित कारण है। पहला क्या है, आर्थिक विकास को गति देने के लिए ऊर्जा का अधिक से अधिक उपयोग करने की आवश्यकता है। अधिक गुणवत्ता और मात्रा में उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है। पृथ्वी पर मौजूद संसाधन जो है वो घटने वाली प्रवृत्ति के हैं। जैसे कोयला है, तेल है, ये सब कम धीरे धीरे कम होते जाएंगे। इनका समय के साथ बढ़ते उपयोग के कारण बहुत तेज गति से निशोषण यानी कि डिप्लेशन यानी कि क्षय हो रहा है। अनवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों के उपयोग पर पाबंदी लगाकर घटते हुए स्रोतों के जीवन को बढ़ाया जाना चाहिए। मतलब अनवीनीकरण है, जैसे कोयला, वही तेल हो गया या इस तरह की चीजें हो गई, इनका उपयोग पर थोड़ी पाबंदी लगाकर और घटते हुए और स्रोतों के जीवन को बढ़ाया जाना चाहिए। अगर हम इन पे पाबंदी लगा देंगे तो जैसे मान लिया कोयला वगैरह है जो कि आपका केवल जैसे 150 साल चलना है, तो वो हो सकता है फिर 200 साल चले। तो ये चीजें, इससे फायदा मिलेगा हमें।
तीसरा है, उद्योग और व्यवसाय में बहुत दिनों से ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। समस्त परिचालनों में ऊर्जा लागत बढ़ने से ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकता बढ़ी है। ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा मशीनों का काम होता है, इतनी ज़्यादा एनर्जी की खपत होती है, तो ये महसूस किया जा रहा है कि पहले से ही महसूस किया जा रहा था कि एनर्जी को जो है थोड़ा-सा कंट्रोल किया जाए। इस प्रतिस्पर्धात्मक संसार में ऊर्जा विशेष को अस्तित्व में बने रहने के लिए लागत की प्रतिस्पर्धा पर ध्यान देना ज़रूरी होता है। मतलब कंपनी वही फायदा उठाएगी जो ज्यादा मार्केटिंग भी करे और इनपुट जो कॉस्ट लग रही है उसको भी कम करे। भाई आप बेच रहे हो महंगे में लेकिन बना रहे हो उसको महंगे में, तो फायदा क्या मिलेगा आपको। तो इस वजह से जो है वो ये सारी डिटेल्स थी। अब बात आता है ऊर्जा प्रबंधन की कार्यविधि, किस तरह से ये कार्य करता है। तो ऊर्जा प्रबंधन जो है वो एक परिवर्तन और घटना ही नहीं बल्कि यह लक्ष्यों को पूरा करने का अभियान है। यह कार्य एक मेज पर बैठकर अकेले नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे पूरा करने के लिए ऊर्जा के प्रति सचेत रहने वाले व्यक्तियों के दलों द्वारा तालमेल में कार्य करने की आवश्यकता होती है। तो इसलिए ऊर्जा प्रबंधन दल बनाना पड़ता है, अकेला आदमी नहीं कर पाएगा। ऊर्जा प्रबंधन के लिए व्यवस्थित तरीके में स्थापित बहुत ही संगठित प्रयासों की कार्यविधि की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए पूरा दल बनाया जाता है। अब जो कुशल ऊर्जा प्रबंधक है उसकी जो क्या मतलब आवश्यकता है, क्या नीड है, उसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, कुशल प्रबंधक वह होता है जो जागरूकता की ओर ले जाए, सभी स्तर के लोगों को प्रोत्साहित करे, ढांचे और प्रक्रिया को बदले, ऊर्जा खपत को निर्धारित लक्ष्यों का रिकॉर्ड रखे तथा संगठन और मानव दोनों में ही परिवर्तन करने की कोशिश करें। तो ऐसे ये सारे काम जो है एनर्जी मैनेजर के होने चाहिए, इस तरह की एबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर। उदाहरण के लिए कुशल प्रबंधक फैक्ट्री में जागरूकता अभियान चलाए, जिसमें रोशनी, पंखे और वातानुकूलक के स्विच बंद करने से ऊर्जा की बचत का ज्ञान हो। मतलब सबको ये समझाया जाए कि हाँ भाई आप इस तरह से जो है वो अगर करेंगे तो एनर्जी जो है वो सेव होगी। सबको प्रेरित करें। जैसे मान लिया, सपोज करिए मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर एक मीटिंग खत्म हुई और उस मीटिंग के खत्म होने के बाद जो है वो सब लोग उठ करके जाने लगे, लेकिन अगर मान लिया जो उसका मीटिंग लेने वाला आदमी है, जो वो अगर मान लिया उठ करके पहले ही ये खड़े होकर के अपने आप स्विच बंद कर देता है, या फिर वो कहता है खड़े होकर के कि हाँ भाई जरा स्विच बंद कर दो, लाइट बहुत खतर खर्च हो रही है, तो धीरे धीरे ऐसी आदत उसमें देखेंगे तो लोग भी इस बात के लिए प्रेरित होंगे कि हाँ भाई वो भी जो है वो इस तरह की एक्टिविटीज करें, एनर्जी को सेव करने की कोशिश करें। तो ये मतलब जो है वो ऊर्जा प्रबंधक की जो मतलब एनर्जी मैनेजर है उसके जो कुशलता है वो इसलिए आवश्यक है ताकि वो औरों को भी कुशल बना सके। तो इस तरह से ये एनर्जी मैनेजमेंट का हमारा टॉपिक खत्म होता है। इसमें कई सारी डेफिनेशंस थी, तो अगर आप ऐसे टाइप क्वेश्चन आएगा तो उस केस में आप छोटा छोटा हर एक में दो दो पॉइंट भी लिखेंगे तो भी ये बहुत बड़ा बन जाएगा। तो इसलिए चूंकि हमने सारे पॉइंट्स इसलिए कवर किए हैं कि ताकि आपके अगर एक एक नंबर में या छोटा कोई क्वेश्चन आए या इसमें से कोई चीज उठा दें, जैसे ऊर्जा प्रबंधन के कार्यनीति क्या होनी चाहिए, सिद्धांत क्या होने चाहिए, है ना, तो उस केस में वो चीज स्किप ना हो जाए, इसलिए हमने इसको ले लिया है। अदरवाइज आप अपने हिसाब से इसको शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन हेडिंग्स जो है वो सारी ध्यान रखिएगा, उनके अंदर की लैंग्वेज जो है वो शॉर्ट कर दें तो वो एक अलग बात है। तो इस तरह से ऊर्जा मैनेजमेंट यानी कि जो ऊर्जा प्रबंधन है उसका टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एनर्जी कंजर्वेशन यानी कि ऊर्जा संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हमारा जो मेन चीज आ जाएगी, जो इसका दूसरा हिस्सा है एनर्जी ऊर्जा संरक्षण अधिनियम यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट जो 2001 में बना था, और उसकी क्या विशेषताएं हैं वो आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है। पूरी यूनिट ही उसी के ऊपर बेस्ड है। तो आज के वीडियो को फिर मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।